हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और डीएसएमएस की लास्ट क्लास में हमने अपना नया चैप्टर कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट किया था, जिसका कि हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने थियोरेटिकल लगभग 9 टॉपिक कवर किए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। टोटल बेसिक था कंप्रेशन मेंबर का और उसमें मैंने फॉर्मूले भी आपको बताए थे जो फॉर्मूले टॉपिक से रिलेटिव थे। आज की इस क्लास में दोस्तों ये कंप्रेशन मेंबर का पार्ट 2 है। इसमें हम कंप्रेशन मेंबर के जो स्ट्रेंथ निकालने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो केवल स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। और स्ट्रेंथ के मेनली 5 क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 के 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। आपको क्लास को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने जो आपको कंप्रेशन मेंबर का पार्ट 1 दिया है उसमें आपका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। मैंने देखा आपके कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा नहीं आए और काफ़ी निराश लग रहे हैं आप। जो अभी यूपीबीटी बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आई थी जिसमें कि आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, उससे शायद आप दुखी हैं, इसलिए आपने पढ़ाई से मन हटा लिया। देखिए दोस्तों, आपके लिए ये पहली बार नहीं हो रहा है। यूपीबीटी बोर्ड हमेशा से आपके साथ ऐसा करता आया है, तो आपको उसको इग्नोर करके इसमें से एक प्लस पॉइंट निकालना है आपको कि आपके 7 दिन बड़े हैं। तो इस 7 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका लॉस इतना तो हो ही गया कि आप आई थिंक मैक्स टू मैक्स बच्चों ने लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन अपना रूम छोड़ दिया था कॉलेज के पास में जो भी था। अब एग्ज़ाम की सुन करके जैसे तैसे उन्होंने अपना रूम अरेंज किया एग्ज़ाम देने के लिए, वहीं पे डेट भी बढ़ा दी गई। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप उन दिक्कतों की टेंशन लेते रहेंगे तो आपकी टेंशन लेने से बीटी बोर्ड अपना फैसला तो चेंज कर नहीं लेगा। जो हो गया वो तो हो गया, तो अब उसको इग्नोर करके आप अपनी पढ़ाई को लॉस मत कीजिए। प्लीज़ करके अच्छे से फोकस कीजिए। जो 7 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं उसको यूटिलाइज़ कीजिए। आपका कोर्स कवर नहीं हुआ तो कोर्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है। अगर इसमें एक भी बैक आपका लग गया तो दोस्तों फिर आपका डिप्लोमा रुक जाएगा। उस समय आपको जो लॉस होगा, शायद आप जानते हैं कि अगर एक भी बैक फाइनल में लगता है तो उसके बाद पूरा 1 साल के लिए डिप्लोमा जाता है आपका। तो इसीलिए फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो आप। कंप्रेशन मेंबर का ये पार्ट 2 है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे हम। बहुत ध्यान से समझना है आपको। पुरानी क्लास जो पार्ट 1 आया उसकी तरह से इग्नोर मत करना, क्लास को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट्स ही मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। काफ़ी निराश लग रहे हैं आप, मुझे लगता है आप एकदम मन हटा लिया, पढ़ना ही नहीं है अब तो। 7 दिन जो बड़े हैं बेकार कर देंगे आप ऐसे ही। तो ऐसा मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, फोकस कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ओवरऑल क्वेश्चन स्ट्रेंथ के ही करेंगे। कंप्रेशन मेंबर की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना अच्छे से समझ में आ गया तो आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। 3 ही तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं कंप्रेशन मेंबर से, एक स्ट्रेंथ का, दूसरा बिल्ट अप कॉलम का और तीसरा डिजाइन का। तीनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। तो आज की क्लास में केवल स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कवर करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से देखना और समझना। चलिए फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, एक असतत कोणीय संपीडांक में एक 75x75x8 mm कोणीय खंड का प्रयोग किया गया है। यदि इस संपीडांक की लंबाई 2150 mm हो तो इसकी सामर्थ्य निम्न सिरा स्थितियों के लिए ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर सिरे की स्थितियाँ दी गई हैं, 2 स्थिति हैं, मतलब 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में लिखा है सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो, और दूसरे में लिखा है सिरों पर 2 रिवेट से जोड़ा गया हो। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। तो अब आप ध्यान से देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो आपको पहले क्वेश्चन पहचानना है। तो यहाँ पर लिखा है असतत कोणीय संपीडांक, और संपीडांक कहते हैं हम कंप्रेशन मेंबर को, ठीक है। तो ये कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन हो गया। और आपको पूछा क्या है, इसमें सामर्थ्य पूछा गया है, मतलब इसमें आपसे स्ट्रेंथ पूछी है। और कंप्रेशन मेंबर में 3 ही टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल बनते हैं दोस्तों, एक तो सामर्थ्य पर, दूसरा बिल्ट अप कॉलम पर, तीसरा डिजाइन पर। तो यहाँ पर ये पहले टॉपिक का क्वेश्चन है, सामर्थ्य वाला। न्यूमेरिकल का पहला टॉपिक है सामर्थ्य, तो सामर्थ्य का क्वेश्चन है ये। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला पहले ही लिख लेना, जिससे कि आपको पता रहे क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना है। तो अगर हम सामर्थ्य के फॉर्मूले की बात करें तो मैंने आपको थ्योरी की क्लास में पार्ट 1 में अच्छे से बताया था कि जो आपका संपीडांक होता है उसकी सामर्थ्य क्या होती है, ग्रॉस एरिया इंटू परमीजबल स्ट्रेस। ध्यान रखना, कंप्रेशन मेंबर में हमेशा हम ग्रॉस एरिया यूज करते हैं, यानी सकल क्षेत्रफल यूज करेंगे, जबकि टेंशन मेंबर में नेट इफेक्टिव एरिया यूज करते हैं। इतना समझ पा रहे हैं। और दूसरा है परमीजबल स्ट्रेस। परमीजबल स्ट्रेस कौन सी यूज करेंगे, सिग्मा AC, जो कि एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है।
इतना क्लियर। तो आपको अब ये दो वैल्यू चाहिए मेनली, एक तो ग्रॉस एरिया चाहिए, दूसरा परमिजिबल स्ट्रेस चाहिए। तो ग्रॉस एरिया और परमिजिबल स्ट्रेस कहाँ से निकालेंगे? तो ग्रॉस एरिया तो दोस्तों आपको कहाँ से निकालना है? स्टील टेबल से। इन पॉइंट को जो बता रहा हूँ याद रखना है आपको। ग्रॉस एरिया स्टील टेबल से निकालेंगे। और परमिजिबल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? परमिजिबल स्ट्रेस निकालना ही मेन है। आपको ग्रॉस एरिया तो डायरेक्ट मिल जाएगा स्टील टेबल में, मेन होता है इसमें परमिजिबल स्ट्रेस सिग्मा AC की वैल्यू निकालना। तो सिग्मा AC की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में टॉपिक बताया था, जिसमें कि मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू लैम्डा एंड FY की टेबल से निकालेंगे। एक टेबल है जो कि आपकी बुक में भी है, 6.3 है, तालिका नंबर 6.3 लिखा है उस पर, टेबल नंबर 6.3, जो कि पेज नंबर 168 पे है DB गुप्ता वाली बुक में। इसके अलावा इसकी टेबल का PDF मैं आपको दे दूंगा, PDF से भी आप टेबल डाउनलोड कर लेना। समझ पाए? दो तरह की टेबल यूज होंगे इस क्वेश्चन में, एक तो स्टील टेबल जो कि मेन टेबल होगी, आपको एग्जाम में दी जाएगी, एक आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए अलग से टेबल मिलेगी उसी में, ठीक है? तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अदरवाइज टेबल नहीं मिलेगी तो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया होगा पहले से ही। इतना समझ आ रहा है? तो अब परमिजिबल स्ट्रेस के लिए लैम्डा चाहिए, FY चाहिए। तो FY आप जानते हैं यील्ड स्ट्रेस होता है, इसकी 4 वैल्यू होती है टेबल में, 230, 240, 250 और 260। तो जब भी FY की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई हो तो उस केस में आपको हमेशा 250 मानना है इसको, क्योंकि जब किसी भी सेक्शन की मोटाई 20 mm से कम हो तो उस केस में हमेशा FY का मान 250 न्यूटन पर mm² लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन की मोटाई 8 mm दी गई थी, तो 8 mm 20 से कम है, तो इसका मतलब FY का मान 250 यूज करेंगे। FY समझ आ रहा है? अब रह गया लैम्डा। अब लैम्डा कहाँ से निकालेंगे आप? तो लैम्डा के लिए फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं लैम्डा कहते हैं तनुता अनुपात को, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है L/R मिनिमम। तो L भी चाहिए आपको और R मिनिमम भी चाहिए। तो आपको इतना समझ आ गया कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, कहाँ से निकालेंगे। तो ग्रॉस एरिया स्टील टेबल से चाहिए, तो पहले आप पहुँचो स्टील टेबल पर। तो मैं आपको आज स्टील टेबल दोस्तों दिखाऊंगा कि स्टील टेबल में वैल्यू कैसे देखते हैं, ठीक है? स्टील टेबल में वैल्यू देखना सीखेंगे आप, और मैं स्टील टेबल का भी PDF आपको दूंगा। 12 पेज की स्टील टेबल है, जितनी भी टोटल DSMS में आपकी स्टील टेबल यूज होगी वो सारी टेबल मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है? आज हम केवल एंगल वाले क्वेश्चन है तो एंगल वाले क्वेश्चन की टेबल देखना सीखेंगे। बाकी जब बीम पढ़ेंगे, चैनल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बीम और चैनल का भी टेबल देखना सिखा दूंगा। फिलहाल आप एक बार स्टील टेबल को देख लें कि स्टील टेबल क्या होती है, कैसे होती है। इसीलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे समझाने में। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी कवर करा दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आप समझ लेना ध्यान से। तो चलिए चलते हैं स्टील टेबल की तरफ। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी स्टील टेबल। स्टील टेबल में आपके 5 सेक्शन है टोटल, जिसमें कि पहला सेक्शन दिया है इन्होंने इक्वल एंगल के लिए, दूसरा है अनइक्वल एंगल का। तो मैं आपको एक बार सारे सेक्शन बता दूं स्टील टेबल में कौन कौन से हैं। ये तो इक्वल एंगल का हो गया। इसके बाद दूसरा जो है इसमें स्टील टेबल में वो है आपका अनइक्वल एंगल का। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये अनइक्वल एंगल का है। अनइक्वल एंगल के बाद तीसरा सेक्शन आएगा आपका T सेक्शन का, यानी कि T खंड का है। तो ये T दा को हटा के T कर लेना, T सेक्शन। इसके बाद चौथा आएगा आपका, आई थिंक चैनल होगा चौथे पे, चौथा है चैनल। हाँ जी, ये है रोल्ड स्टील चैनल, ठीक है? ये स्टील टेबल है, मैं आपको PDF दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। मैं एक बार बस दिखा रहा हूँ ओवरव्यू थोड़ा सा। और अगला है आपका आई बीम, ठीक? आई बीम 5वां। तो ये बस 5 ही सेक्शन थे इसमें। इसके बाद स्टील टेबल आपकी कवर हो गई पूरी। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। हमारा क्वेश्चन था इक्वल एंगल का, जिसमें कि 75 बाई 8 mm का एंगल दिया था। तो इक्वल एंगल वाले पोर्शन में हमें अपना एंगल ढूंढना है। देखिए, अगर आप एंगल को देख रहे हो तो आप इस साइड देखते चलिए, इधर, ठीक है? इधर देखिए, यहाँ पर IS से 50-50 दिया है, फिर 55-55 का है, फिर 60-60 का है, 65-65, 70-70 और ये आ गया 75-75। तो हमारा जो एंगल है वो कौन सा एंगल था दोस्तों? वो था ISA 75-75, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल 75 बाई 75 का था। मोटाई कितनी थी? 8 mm मोटाई थी। तो हमें इस 8 mm की सीध में जो वैल्यू दे रखी है, इन सब वैल्यूज़ को लेना है यहाँ से, ठीक है? जो वैल्यू हमें ज़रूरत है उसे ले लेंगे। हालांकि आप इन सभी वैल्यूज़ को लिख लेना, जहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ लिख लेना। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज कर लेना, तो आपको बार बार टेबल नहीं देखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो आपका जो पहली वाली वैल्यू है, ये वाली 1138, ये होता है एरिया। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ऊपर लिखा हुआ सब कुछ। जो आपका यहाँ पर तीसरे नंबर पर है ये वाला, यानी कि मोटाई के तुरंत बाद जो है ये क्या है? एरिया है। इसके बाद वेट है। वेट का तो हमें कोई यूज करना ही नहीं है, चौथे नंबर को छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद तीसरा ले लो, 5वें वाला ले लो, छठा, 7वां और 8वें। 8वें पर ये गलती से RYY लिखा है ना दोस्तों, ये RVV होगा, यहाँ पर Y नहीं आएगा, ये गलत है, मिस्टेक से लिख गया है RVV, ठीक है? तो ये देख लो एक बार, एरिया हो गया ये सेक्शनल एरिया। और ये CXX CYY क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और IXX IYY है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो RXX RYY है ये है रेडियस ऑफ जायरेशन। और RVV आएगा यहाँ पर, ये भी रेडियस ऑफ जायरेशन ही होती है, ठीक है? तो ये सब वैल्यूज है, हमें यही वैल्यू उठानी है अपनी। और सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर वैल्यू दिखा दूँ, वैल्यू क्या क्या आती है हमारे एंगल की।
तो 75/75/8 mm के लिए अगर हम देखें, ये एंगल था हमारा 8 के लिए, इसके सीध में ये वाली वैल्यूज को सबको देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू। तो आपको यहाँ से एक तो एरिया लेना है 1138 हो गया, बेट को छोड़ देना जो कि 8.9 है। इसके बाद आपको 21.4 लेना है, ये CXX और CYY की वैल्यू है। इक्वल एंगल में हमेशा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, रेडियस ऑफ जायरेशन हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो, सब बराबर होते हैं इक्वल एंगल में, ठीक है। और इसके बाद 59 है, ये CXX CYY की वैल्यू है, सॉरी IXX IYY की वैल्यू। ये वाली आप स्टील टेबल से इजीली देख सकते हैं। इन सब वैल्यूज को मैंने यहाँ से उठा करके अपने क्वेश्चन पे लेके चलते हैं सीधे। इतना तो समझ आ गया आपको वैल्यू को कैसे देखना है। इन वैल्यूज को आप क्वेश्चन में देखिए क्या क्या वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपको स्टील टेबल देखना आ गया होगा, आई थिंक सो, इतना समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये आ गई हमारी स्टील टेबल की वैल्यूज जो हमने क्वेश्चन में लिख ली हैं। तो इक्वल एंगल 75/75/8 mm के लिए क्या क्या था, पहला था एरिया जो कि 1138 mm² था। इसके बाद CXX CYY ये भी हमने स्टील टेबल से लिखा है, 21.4 mm था। IXX IYY इसकी वैल्यू 59.0, ये सेंटीमीटर की पावर 4 में है। आप ध्यान से देखना, स्टील टेबल में सेंटीमीटर होती है इसकी यूनिट हमेशा इसमें, ठीक है। और RXX RYY की वैल्यू 22.8 mm, ये भी हमने स्टील टेबल से ली है। और जो RVV की वैल्यू है ये है 14.5 mm। अब आप इसमें अगर एक चीज़ देखें, हमें R मिनिमम चाहिए होता है लैम्डा निकालने के लिए। तो R मिनिमम का मतलब अगर इन तीनों R को ध्यान से देखें, XX YY और VV, तो इनमें सबसे कम कौन सा है, 14.5 ही तो है। इन दोनों में कम कौन सा है, 14.5 है। तो 14.5 ही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, R मिनिमम की। तो R मिनिमम पता चल गया आपको। यहाँ से मेनली दो वैल्यू का यूज करना था, बाकी किसी का यूज यहाँ नहीं करना है। एक तो आपको एरिया लेना है जो कि ग्रॉस एरिया हो गया 1138, और एक आपको R मिनिमम पता चल गया स्टील टेबल से 14.5 mm है। बीच वाली इन वैल्यूज का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे ना, जिस डबल एंगल लेंगे हम, तो उनमें इनका यूज होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू लिख दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में बीच वाली 3 वैल्यूज का कोई यूज नहीं होगा। इतना समझ पा रहे हैं आप। तो एरिया पता चल गया 1138, R मिनिमम पता चल गया 14.5। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, संपीड़ांक की वास्तविक लंबाई दी गई थी जो कि 2150 mm है, ये क्वेश्चन में दिया था। अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, R मिनिमम पता चल गया, तो लैम्डा निकालने के लिए आपको चाहिए प्रभावी लंबाई स्मॉल l। अब स्मॉल l निकालने के लिए आपको दोनों क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट दिए थे। एक तो सिरे पर जब एक रिवेट लगा हो उसके लिए, और 2 रिवेट लगे हो उसके लिए। तो एक एक करके दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो आपको इजीली समझ आ गया। अब देखिए पहले पार्ट पे चलते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है हमारा, सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो। तो दोस्तों जब सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो तो ये आ जाता है हमारा असतत और सतत वाली कंडीशन। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन हमारा है असतत कोणीय खंड का। आप ध्यान से देखिए, असतत कोणीय खंड का है। तो असतत कोणीय खंड के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी और ट्रिक भी बताई थी इसको याद रखने के लिए, कि असतत कोणीय खंड हो और उसमें यदि एक रिवेट से जोड़ा गया हो। मैंने कहा था वहाँ पर आपको सिंगल एंगल डबल एंगल नहीं देखना है, वहाँ सिर्फ क्या देखना है आपको कि रिवेट कितने लगे हैं। अगर एक रिवेट से जोड़ा गया है तो 2 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से। एक तो प्रभावी लंबाई बताई थी कि वो वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, और परमिजुअल स्ट्रेस में 0.8 से गुणा करते हैं। ये एक रिवेट के लिए था। और 2 रिवेट के लिए बताया था कि जो प्रभावी लंबाई होती है वो 0.85 L लेते हैं, और सिग्मा AC को केवल सिग्मा AC ही यूज करते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो आपको 2 ही पॉइंट मेनली याद रखने थे असतत एंगल के लिए। इतना समझ आ रहा है। एक रिवेट लगा है तो क्या लेंगे, प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लेंगे। तो ये आ गई 2150 mm स्मॉल l की वैल्यू, ठीक है। परमिजुअल स्ट्रेस निकालेंगे, 0.8 से गुणा करेंगे सिग्मा AC के मान में, तब निकलेगी परमिजुअल स्ट्रेस। तो पहले निकालते हैं हम किसको, सिग्मा AC को, तभी तो 0.8 से गुणा करेंगे। तो क्या लेंगे अब, तन्यता अनुपात लैम्डा बराबर L/R मिनिमम हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है इसमें, तो L की वैल्यू है 2150। R मिनिमम अभी हमने स्टील टेबल से देखा था 14.5 आया था, दोनों का डिवाइड किया 148.27 आ गया। ये आया दोस्तों लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा के हिसाब से हम सिग्मा AC कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने कहा था टेबल है आपकी बुक में 6.3, वहाँ से निकालेंगे, जिसमें कि हम Fy और लैम्डा का यूज़ करेंगे। तो Fy कितना लेंगे इसमें, 250 न्यूटन पर mm² के लिए। लैम्डा कितना है, 148.27। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि जो टेबल होगी लैम्डा के लिए वो 10-10 के गैप पर है, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 100, 110, 120, 123, 50 ऐसे 10-10 के डिफरेंस पे। तो यहाँ पर 148 आ रहा है, तो किसके बीच में आएगा ये, एक तो आएगा 140 और 150, इन दोनों के बीच में आएगा, इन्हीं के बीच में तो लाई करेगा। तो हम लैम्डा बराबर 140 और 50 के लिए देखेंगे। पहले देखेंगे हम लैम्डा बराबर 140 और 150 के लिए सिग्मा AC की वैल्यू। तो ये आपको टेबल से ही देखनी है,
अब मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ जो कि 6.3 टेबल है, वहाँ से बस पहले क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ सारी वैल्यू, बार बार नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आप फिर खुद से देखना। तो लैम्डा बराबर 140 के लिए और 150 के लिए वैल्यू सिग्मा AC की 51 और 45 कैसे आई हैं, इनको थोड़ा ध्यान से एक बार समझ लेंगे। देखिए टेबल में दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखिए दोस्तों, ये आ गई आपकी परमीजबल स्ट्रेस की टेबल, यानी सिग्मा AC की टेबल, जिसमें कि लैम्डा और FY के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने देखा था हमारे लैम्डा की वैल्यू कितनी कितनी थी, 140 और 150 के लिए हमें देखना है। तो लैम्डा की लाइन ये वाली है, ये लैम्डा की लाइन है, इसमें देखिए 140 150 कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है 140 और 150, ये है, ध्यान से देखिए ये वाला। तो इन दोनों की सीध में आपको 250 के लिए वैल्यू देखनी है। तो पहली वैल्यू 230 की है, फिर 240 की, 250 ये है, तो कितना आ रहा है, 51 और 45 आ रहा है। 140 के लिए 51 है और 150 के लिए 45 है, तो यही मैंने वहाँ पर वैल्यू लिखी थी। तो आपको समझ आ रहा है टेबल में कैसे देखनी है वैल्यू को। लैम्डा की वैल्यू ये रही, इनके सामने हमने 250 वाले कॉलम में देखा है। देखिए FY का यहाँ पर 250 वाले में देख रहे हैं हम, ये 240 वाला था, ये 230 वाला था, 250 वाले में देखा हमने। तो कितना आया वैल्यू हमारी यहाँ से, 51 और 45 आ गई, जो कि कितने के लिए थी, 140 और 150 के लिए थी। समझ आया ना। चलिए फिर से चलते हैं क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसमें आपको बस थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, प्लीज़ बोर मत होना आप, टेबल दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बच्चों को टेबल देखना नहीं आता होगा, तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको बार बार टेबल नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए फिर। तो आपको इतना समझ आ गया दोस्तों कि लैम्डा बराबर 140 और 150 के लिए सिग्मा AC हमने 51 और 45 कैसे लिया है, ठीक है। अब देखिए हम इसके लिए जो हमारी वैल्यू आई थी लैम्डा की 148.27 के लिए सिग्मा AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हालांकि मैंने थ्योरी में भी आपको सिखाया था ये, फिर भी आप यहाँ दोबारा देख लेंगे। तो जब हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं, किसके लिए, 148.27 के लिए, जो कि 140 और 150 के बीच में लाई कर रही है। तो इसमें क्या करना, आप जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू थी ये 51, पहले इसको लिख लेना, ठीक। इसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा अंतर 51 और 45 का, कितना आया, 6 आ रहा है अंतर दोनों का। तो इस अंतर को माइनस करना, इस 51 में से 6 को माइनस किया और गुणा कर देना। ये जो पॉइंट लगा हुआ दोस्तों, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देना, ठीक है। और आगे जो कुछ भी है उसको 0 कर देना पूरे को। तो 0.827 हो जाएगा ये, 0.827 से गुणा कर देना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है इस वैल्यू को लेंगे पहले, इसमें से माइनस करेंगे जितना अंतर है 6 माइनस कर दिया, और गुणा कर देंगे इस पॉइंट को आगे ले जा करके यहाँ पर, और आगे जो कुछ भी है उसको 0 कर देना, ठीक। इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके जो हमारे यहाँ से सिग्मा AC की वैल्यू आ गई वो आ गई 46.038 न्यूटन पर mm²। ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो अब देखिए परमीजबल स्ट्रेस की वैल्यू। तो परमीजबल स्ट्रेस जिसके सिरे पर एक रिवेट लगा हो उसके लिए कितनी बताई थी मैंने, 0.8 सिग्मा AC लेते हैं। सिग्मा AC की वैल्यू हो गई 46.038। सिग्मा AC की जगह यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो यहाँ से परमीजबल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी 0.8 गुणा 46.038, इनका मल्टीप्लाई किया 36.83 न्यूटन पर mm² आ गया परमीजबल स्ट्रेस, ठीक है। अब आप स्ट्रेंथ इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस एरिया इनटू में परमीजबल स्ट्रेस। ग्रॉस एरिया स्टील टेबल से देखा हमने 1138 था, परमीजबल स्ट्रेस हमने अभी निकाल ली 36.83, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई ये आ गई 41912.54 न्यूटन। दोनों का मल्टीप्लाई आप इजीली कैलसी से कर सकते हैं। अब इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो पॉइंट को 3 स्थान आगे ले जाएंगे तो 41.91 किलो न्यूटन आंसर हो गया इसका। ये हो गया पार्ट 1 5th क्वेश्चन का। अब जल्दी से पार्ट 2 को कवर कर लेते हैं। आपको मैंने सब कुछ यहाँ समझाई दिया, बस उसी को थोड़ा सा रिपीट करना है। अब देखिए ध्यान से पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 में क्या था, सिरों पर 2 रिवेटों से जोड़ा गया है, और जब भी 2 रिवेटों से जोड़ा जाता है किसी भी असतत अंग को या कोणीय खंड को, तो उस केस में जो प्रभावी लंबाई लेते हैं हम 2 रिवेट के केस में कितनी लेते हैं, 0.85 L लेते हैं, और परमीजबल स्ट्रेस सिग्मा AC ही लेते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल l की वैल्यू निकालेंगे तो 0.85 का मल्टीप्लाई कैपिटल L की वैल्यू से कर देंगे तो ये आ जाएगा 1827.5 mm। अब परमीजबल स्ट्रेस सिग्मा AC निकालना है आपको, L पता चल गया। आप पहले निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है L/R मिनिमम। L की वैल्यू 1827.5 यहाँ पुट कर देंगे, R मिनिमम जो हमने स्टील टेबल से ली थी वही रखेंगे 14.5, दोनों का डिवाइड किया 126.04 आ गया। अब 126.04 के लिए निकालना है आपको सिग्मा AC की वैल्यू, तो 126 किस किस के बीच में आएगा, 120 और 130 के बीच में आएगा। तो लैम्डा बराबर 120 और 30 के लिए पहले देखेंगे सिग्मा AC की वैल्यू, टेबल 6.3 में देखना है आपको FY 250 के लिए। तो 120 और 130 के लिए वैल्यू देख लेना आप टेबल से, मैं टेबल आपको PDF में दे दूंगा। तो सिग्मा AC की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 64 आ रही है 120 के लिए, और 130 के लिए 57 है। 250 वाले कॉलम में आपको देखना है, क्लियर। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 64 और 57 का अंतर 7 आएगा, ठीक। अब 7 आ गया अंतर। इसके बाद हमें निकालनी किसके लिए है,
तो आपको पता है लैम्डा हमारा 126.04 आया है, तो 126.04 के लिए निकालेंगे सिग्मा AC। तो 126.04 के लिए कैसे निकालेंगे, तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू हो ऊपर पहले से लिखेंगे, 64 लिख दिया, फिर माइनस में जो अंतर होता है इस अंतर को लेते हैं, गुणा कर देते हैं इस पॉइंट को एक स्थान आगे सरका के यहाँ पर, ठीक है। आगे का जो 12 है ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0.604 इतना आ जाएगा ये। इसको कैलकुलेट किया, सिग्मा AC आ गया 59.772 न्यूटन पर mm²। अब परमीजबल स्ट्रेस दो रिवेट के लिए सिग्मा AC ही रहता है, यह मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो परमीजबल स्ट्रेस आपने निकाल लिया, यानी सिग्मा AC की जो वैल्यू आई वही परमीजबल स्ट्रेस की वैल्यू हो गई। अब आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस एरिया इंटू परमीजबल स्ट्रेस। ग्रॉस एरिया स्टील टेबल वाला सेम रहेगा 1138 इंटू में जो सिग्मा AC की वैल्यू है 59.772 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये न्यूटन में आ गया, किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इस तरह से 68.02 किलो न्यूटन इसका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। तो दोस्तों आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस यही कुछ पॉइंट को आपको फॉलो करते चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने दो टेबल्स को भी आपको दिखाया कैसे यूज करना है, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। आगे के क्वेश्चंस को मैं 5-5 मिनट में जल्दी से कवर कर देता हूँ, अब आपको बोर नहीं होना पड़ेगा, बस आप स्टेप वाइज समझते चलना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझा दिया है मैंने, आई होप सो समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ नहीं आया आप तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, छत कैंची के एक असतत संपीडांक में 2 90x60x10 mm कोणी खंडों की लंबी टांगें 16 mm मोटी गजट प्लेट के साथ दोनों ओर संबद्ध की गई हैं। यदि संपीडांक की प्रभावी लंबाई 3000 mm हो तो संपीडांक की भार क्षमता ज्ञात कीजिए। अनुगेय प्रतिबलों के मान निम्नवत लीजिए। यहाँ पर आपको अनुगेय प्रतिबल मतलब जो आपका परमीजबल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में लैम्डा के लिए एक टेबल देखी थी, इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा की टेबल नहीं देखनी है, आपको डेटा ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में ही। L/R हम लैम्डा को ही तो बोलते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू L/R क्वेश्चन में दिया गया है पहले से ही, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू 90 है तो इसके लिए सिग्मा AC का मान भी 90 है। लैम्डा 100 है तो सिग्मा AC 80 है। लैम्डा 110 के लिए सिग्मा AC 72 है और लैम्डा 120 के लिए सिग्मा AC 64 है। तो इस क्वेश्चन में ही डेटा दे दिया, मतलब आपकी लैम्डा की जो टेबल है उसको देखना नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ से ही आपको डेटा ले लेना है, ठीक है। अब पूछा क्या आपसे, क्वेश्चन ने पूछा भार क्षमता। देखिए भार क्षमता किसे कहते हैं हम, लोड वियरिंग कैपेसिटी, यानी कि हमें स्ट्रेंथ ही निकालनी है, इसमें भी सामर्थ्य निकालनी है। तो सबसे पहले हम सामर्थ्य का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन और लिखी नीचे, उचित दूरियों पर आबंधन रिवेट लगाए गए हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए पहले फॉर्मूला, तो भार क्षमता हम कहते हैं स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया इंटू में परमीजबल स्ट्रेस। ग्रॉस एरिया चाहिए तो हम देखेंगे स्टील टेबल से, तो आपको स्टील टेबल में सेक्शन देखना जो दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सेक्शन दिया था आपको, कोई भी 2 एंगल थे 90/60/10 के, तो 90/60 लिखा है, 90 और 60, तो ये अलग अलग है टांग लंबाई, तो मतलब आपका ये अनइक्वल एंगल है। अब अनइक्वल एंगल के लिए आपको देखना है स्टील टेबल में, तो स्टील टेबल से आप इस अनइक्वल एंगल देखिए 90/60/10 mm के लिए, तो आपको अनइक्वल वाले पोर्शन में जाना है, जो मैंने आपको स्टील टेबल दिखाई थी आपको उसमें जाना है, तो आपको 90/60 को देखना है और 10 mm मोटाई के सामने जो भी डेटा लिखा हुआ है उसका एरिया, CXX, CYY वो सब नोट कर लेना है। तो मैं आपको टेबल नहीं दिखा रहा हूँ, टेबल आप खुद से देखेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ क्या क्या है जो मैंने स्टील टेबल से लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए ये है सबसे पहले स्टील टेबल से एरिया देखा हमने, ये आया था 1401 mm²। फिर CXX की वैल्यू है 30.4 mm, CYY की वैल्यू है 15.5 mm, IXX की वैल्यू 110.9 और IYY की वैल्यू 39.1 और RXX की वैल्यू है 28.1 और RYY की वैल्यू है 16.7। इन वैल्यूज़ को आप चाहें तो साथ साथ वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार स्लाइड को पीछे बैक नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो आप एक बार इस डेटा को लिख लीजिए ताकि मैं जहाँ पर जो वैल्यू यूज़ करूँगा आपको पता रहे कि ये वैल्यू कहाँ से ली है। हालांकि बोल दूंगा आपसे मैं कि ये वैल्यू हमने स्टील टेबल से ली है। तो इतना समझ आ रहा है, पहले हमने अपने एंगल को देख करके ये सब वैल्यू स्टील टेबल से नोट कर ली। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको चाहिए क्या, ग्रॉस एरिया चाहिए एक, तो एरिया तो आपको यहाँ से ये मिल गया, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये एक एंगल के लिए है।
हमारे दो एंगल है, तो जब हम फॉर्मूले में वैल्यू यूज करेंगे एरिया की तो यहाँ पर डबल कर देंगे। इसको ध्यान रखना है, जब भी दो एंगल देगा तो आपको एरिया को 2 गुना करना है फॉर्मूले में यूज करने के लिए। यहाँ तक समझ आया। दूसरा आपको सिग्मा निकालना है, सिग्मा AC, तो उसके लिए आपको लैम्डा चाहिए होता है। लैम्डा के लिए L/R मिनिमम होता है। तो अब R मिनिमम पता करना है आपको मेनली। अब R मिनिमम पता करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था R होता है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या किसे कहते हैं? तो जिस अक्ष पर I की वैल्यू कम होती है उस अक्ष पर R कम होता है। तो यहाँ पर अगर हम I देखें तो IXX और IYY की 2 वैल्यू दी गई हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्टली इन वैल्यूज को नहीं देखना कि कौन सी कम है या कौन सी ज़्यादा। ये हम तब देखते हैं जब सिंगल एंगल हो। यहाँ पर डबल एंगल है जो कि गजट प्लेट के दोनों ओर जोड़ा गया, तो इसका IXX और IYY आपको निकालना पड़ेगा अलग से। ये जो है ये तो सेंट्रल अक्ष के लिए है, जैसे यहाँ से कोई ये सेंट्रल अक्ष जा रही है, इसके लिए हो गया। एक सेंट्रल अक्ष ये है, इसके लिए हो गया। लेकिन हमें इस टोटल सेक्शन के लिए निकालना है IXX और IYY। तो कैसे निकालेंगे? पहले आपको ये देखना है। IXX और IYY निकालने के बाद इनमें से जो कम आएगा उसी अक्ष पर R की वैल्यू कम होगी, उसी को हम ले लेंगे। इतना समझ आ रहा है? तो चलिए देखते हैं पहले हम इसका IXX और IYY कैसे निकालेंगे। तो आपको इस डायग्राम को ध्यान से देखना। तो डायग्राम को देख कर आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ये डायग्राम y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए बीच में से यहाँ से कैसा है? सममित है। ठीक है, सममित जानते हैं आप, किसी भी सेक्शन को बीच में से कट कर देने पर वो 2 बराबर पार्ट में बट जाए। तो अगर हम इसको यहाँ से काट दें बीच में से तो ये 2 बराबर पार्ट में कट गया, मतलब y अक्ष पर सममित है। और कोई सेक्शन अगर y अक्ष पर सममित होता है तो उसमें आपको पता है उसके लिए x बार की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इतना पता है आपको। तो x बार 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ डायरेक्टली याद रखना कि यहाँ पर संपूर्ण खंड y अक्ष पर सममित है, इसीलिए इस केस में जो आप IXX की वैल्यू लेंगे वो तो आपका ICC के बराबर होगा, मतलब सेंट्रल से होकर जो अक्ष जा रही है, C फॉर सेंट्रल। ठीक है, तो जो सेंट्रल अक्ष है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही IXX की वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? ये जो अक्ष जा रही थी हमारी ये वाली, ये सेंट्रल से होकर जा रही है, यही हमारी CC अक्ष है जो कि XX लिखी हुई है यहाँ पर। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा? इस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन 2 एंगल है तो इसको डबल कर देंगे। तो IXX समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू को 2 गुना करके ये हो जाएगा हमारा IXX। अब रह गया IYY। अब आप अगर IYY निकालेंगे दोस्तों तो आपने समांतर अक्ष की फिर में पढ़ी होगी। जैसे इस एंगल सेक्शन के लिए जो y अक्ष है वो तो ये है जिसको मैंने Y11 लिखा हुआ है, और जो आपका टोटल सेक्शन है इसके लिए ये है आपकी y एक्सिस। तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है इसको हमने h मान लिया। अब आपने समांतर अक्ष की परिमेय में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि अगर हम y अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ये क्या हो जाएगा? जो सेंट्रल से होकर अक्ष जा रही है उसके अबाउट प्लस में AH²। आपने ये मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, सॉम में भी। समांतर अक्ष की परिमेय होती है ये ICC प्लस AH²। समझ आ रहा है? तो सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए x अक्ष पर तो सीधे ICC की वैल्यू लेंगे, y अक्ष पर ICC प्लस AH² लेंगे। क्योंकि ये y पर सिमेट्रिक है इसलिए केवल x बार 0 हो जाएगा इसका, तो x बार में h नहीं लेना है। ठीक है, यानी IXX में आपको h नहीं लेना है। और ये y अक्ष पर लेंगे तो y अक्ष पे आपको AH² भी जोड़ना पड़ेगा। समझ आ गया? तो आपको h चाहिए। अब देखिए मेनली एरिया तो आपको पता चल गया स्टील टेबल से। अब h कैसे निकालेंगे? तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में दोस्तों ये जो h दे रखा है दोनों अक्षों के बीच की दूरी, ये इसके और इसके बीच की दूरी है ये। ठीक है, h। अगर आप इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वाली ये है CYY। अब इस CYY में अगर आप इस प्लेट की मोटाई का आधा और ऐड कर दें आगे तक ये वाला, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी h की। समझ आ रहा है ना? ये h यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो इस CYY में अगर आप इस जो गजट प्लेट है इसकी मोटाई का आधा जोड़ देंगे तो आपको h मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो आपने क्या किया? h निकालने के लिए CYY में गजट प्लेट की मोटाई का आधा और जोड़ दिया। तो यहाँ से CYY की वैल्यू आपको पता है, टेबल से भी आपने देखी थी, 15.5 है ये। और 15.5 में आप गजट प्लेट की मोटाई का आधा जोड़ देंगे, और गजट प्लेट की मोटाई दे रखी थी उसमें आपको 16 mm। तो 15.5 में आप 16 mm का आधा जोड़ दीजिए। तो 15.5 प्लस 16/2 यानी 8 जोड़ेंगे तो ये आ गया 23.5। ये हो गई h की वैल्यू। इतना समझ आ रहा है यहाँ तक? अब इस h की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे और ICC की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर CC से मतलब ध्यान रखना दोस्तों, जो स्टील टेबल में आपको वैल्यू दी होती हैं वो हमेशा CC वाली वैल्यू होती है। जो x अक्ष पर CC होगा
एक्स अक्ष का सीसी तो ये हो जाएगा और वाई अक्ष पर जो आई सी सी होगा वो ये रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ से हम। तो पूरे खंड के लिए यानी टोटल सेक्शन के लिए जो हमारा आई एक्स एक्स निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, आई सी सी को डबल कर देंगे क्योंकि 2 एंगल थे तो हमने 2 से गुणा कर दी। आई सी सी की वैल्यू आपको स्टील टेबल में दे ही रखी थी, एक्स अक्ष पे जो थी 110.9, देख लीजिए यहाँ पर ये कितनी है 110.9 है। यहाँ रखा आई सी सी की वैल्यू, इसको डबल किया तो यहाँ से हमने निकाल दिया आई एक्स एक्स कितना आ गया 221.8 आ गया सेंटीमीटर की पावर 4। ये सेंटीमीटर की पावर 4 में होता है स्टील टेबल में, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही अब आप निकालेंगे आई वाई वाई। आई वाई वाई का फॉर्मूला अभी बताया मैंने क्या होगा, आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर। इसको भी डबल करना है क्योंकि ये 2 एंगल सेक्शन है, ठीक है। तो 2 लिया इंटू आई सी सी की वैल्यू जो स्टील टेबल में दी होती है वो आई सी सी की ही वैल्यू होती है। तो बाई एक्स पर देखिए कितना दिया, तो बाई पे 39.1 है, ये सेंटीमीटर की पावर 4 है तो 39.1 रख दिया हमने आई सी सी के प्लेस पर, यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद एरिया चाहिए, तो एरिया भी आपने देखा था 1401 था, एरिया आपने यहाँ पर देखा स्टील टेबल से कितना था 1401, लेकिन ये एम स्क्वायर में था। अगर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आ जाएगा 14.01। समझ पा रहे हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने यहाँ पर एरिया की जगह 14.01 रख दिया, इसमें यहाँ 14.1 रख दिया। इसके बाद एच की वैल्यू चाहिए, एच आपने अभी अभी निकाला है, एच कितना आया था आपका निकल के यहाँ से, ये 23.5 आ रहा था, ये एमएम में था, इसको भी सेंटीमीटर में रखना है क्योंकि यहाँ पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की यूनिट सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ आपको सेंटीमीटर में ही यूज करना है। तो ये 2.35 आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो 2.35 रख देंगे हम यहाँ पर इसकी जगह पर एच की वैल्यू। तो हमने यहाँ एच की जगह पर एच की वैल्यू पुट कर दी 2.35, इसका स्क्वायर किया। इसको टोटल को हमने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ गई 232.94। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो आपने यहाँ से आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू निकाल ली। आई एक्स एक्स आ गया 221.8 और आई वाई वाई आ रहा है 232.94। आप यहाँ से देखिए आपका कौन सा कम है, आई एक्स कम है या आई वाई कम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आई एक्स एक्स कम है। एक्स एक्स कम होने का मतलब क्या है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष पर कम है तो जो हमारी परिभ्रमण त्रिज्या होगी वो भी एक्स अक्ष पर ही मिनिमम मानी जाएगी, चाहे स्टील टेबल में वो ज़्यादा ही क्यों ना दे रखी हो, ठीक है। तो चूंकि आई एक्स एक्स न्यूनतम है इसलिए आर एक्स एक्स ही न्यूनतम होगा, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा, आर एक्स एक्स। और आर एक्स एक्स की वैल्यू आप देख लीजिए आपने स्टील टेबल से क्या लिखी थी, तो आर एक्स एक्स की वैल्यू थी 28.1 mm। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होना आप देख करके कि यहाँ तो सर आर वाई वाई की वैल्यू 16.7 है, ये कम होनी चाहिए। ये केवल सिंगल एंगल के लिए है दोस्तों, लेकिन जब दोनों एंगल को एक साथ जोड़ दिया तो उस केस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग लेंगे आर की वैल्यू। समझ आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर जो हम आर की वैल्यू यूज करेंगे एक्स वाली यूज करेंगे 28.1 mm। तो आपको आर मिनिमम मिल गया, इस क्वेश्चन में कितना आ गया ये 28.1 mm। आर निकालना ही मेन था इसमें, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। हमने पहले आई एक्स एक्स निकाला, आई वाई वाई निकाला, जो कम आया उस अक्ष पर हमने आर ले लिया मिनिमम। अब निकालेंगे इसके बाद तनुता अनुपात लैम्डा की वैल्यू। फॉर्मूला आपको पता है लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है L/R मिनिमम, और L/R मिनिमम के लिए वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू कितनी थी 3000, क्वेश्चन में दे रखी है 28.1 से डिवाइड कर दिया जो कि आर मिनिमम की वैल्यू थी, यहाँ से 106.76 आ गया ये, ठीक है। यहाँ मैंने टेबल लिख दिया लेकिन आप बिना टेबल के भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको डेटा दे रखा था ऑलरेडी पहले से। तो 106.76 के लिए आप देखिए 106.76 है ये, तो 106 किस किस के बीच में आएगा, 100 और 110 के बीच में ही तो आएगा ये। तो 100 और 110 के लिए आप अपने क्वेश्चन में डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर 100 और 110 के लिए क्या क्या दिया है, तो 100 के लिए तो दे रखा है कितना 80 और 110 के लिए दिया है 72। तो 80 और 72 हो जाएगा सिग्मा AC की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80 और 72। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना 80 और 72 लिख दिया, ये सिग्मा AC की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ से हमें निकालना किसके लिए है, हमें निकालना 106.76 के लिए। तो 106.76 के लिए कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है इसे निकालना, कि जो भी ऊपर वाली वैल्यू आती है पहले इसे लिखते हैं 80, फिर माइनस में जो भी अंतर आता है इन दोनों का 80 और 72 का उसे लिखते हैं, इसके बाद गुणा करते हैं इस पॉइंट को एक स्थान आगे ले जा करके, ठीक है। तो यहाँ 10 को तो 0 कर देंगे पूरे को, तो 0.676 हो जाएगा ये, तो 0.676 आएगा दोस्तों, गलती से 8 लिख गया, 6 कर लेना आप इसे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा यहाँ से निकल के आ गया कितना, सॉरी सिग्मा CBC निकल के आ गया 74.592 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये आ गया सिग्मा AC की वैल्यू, ठीक है। अब सिग्मा AC क्या है हमारे यहाँ पर, सिग्मा AC है परमिजिबल स्ट्रेस, और हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालनी है स्ट्रेंथ। तो परमिजिबल स्ट्रेस मिल गया, तो ग्रॉस एरिया और देखेंगे आप,
तो ग्रॉस एरिया क्या करेंगे, 2 एंगल सेक्शन है तो जो आपको स्टील टेबल में एरिया था उसका डबल कर देंगे, तो यहाँ से आपका ग्रॉस एरिया आ गया 2802 mm²। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप इजीली स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपकी सिग्मा एसी की वैल्यू है इसको और एरिया की वैल्यू इन दोनों को गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 209006 न्यूटन में। जब हम इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 के पीछे पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 209.006, तो हम इसको 209 किलो न्यूटन कह सकते हैं। तो ये आ गई इसकी स्ट्रेंथ। आई होप सो इतना समझ आ गया होगा आपको। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका एक ही पार्ट था, इसमें ये नहीं कह रखा था कि सिरों पर 1 रिवेट लगे हैं या 2 रिवेट लगे हैं, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं कैसे करना है क्वेश्चन को। आपको क्षमता पूछी है, स्टील टेबल से जो वैल्यू दी है सब वैल्यूज को लिख लेंगे आप पहले। वैल्यू लिखने के बाद डबल एंगल के केस में आपको हर हाल में एक्स एक्स और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालना पड़ेगा। वाई एक्स पर सिमेट्रिक होगा तो आई एक्स एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी होगी इसी को लेंगे, इसी को बस डबल कर देंगे क्योंकि 2 एंगल सेक्शन है, आई एक्स एक्स मिल जाएगा। आई वाई वाई के केस में क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर। आई सी सी की जगह पर जो स्टील टेबल में वैल्यू दी है उसको रखेंगे आप, ए की वैल्यू स्टील टेबल वाली यूज करेंगे इसको, और एच की जगह पे आपको ये वैल्यू निकालनी है एच की यहाँ से, जो कि सी वाई वाई में प्लेट की मोटाई का आधा जोड़ देते हैं, ठीक है। इससे हमने आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि इनमें कौन सा मिनिमम है। एक्स वाला मिनिमम है तो आर एक्स एक्स की वैल्यू मिनिमम ले लेंगे हम, ठीक है। तो एक्स वाला मिनिमम था, हमने मिनिमम वैल्यू ली आर की, तो आर एक्स एक्स वाली ले ली। लैम्डा निकालने के लिए एल अपॉन आर मिनिमम किया, एल की वैल्यू किस समय दे रखी थी, आर से डिवाइड करके, ये आ गया हमारा तनुपात लैम्डा। अब इस लैम्डा के लिए सिग्मा एसी कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से आता है। सिग्मा एसी निकाल लिया, ग्रॉस एरिया निकाला डबल करके, दोनों का मल्टीप्लाई किया, स्ट्रेंथ निकल के आ गई। तो आसान स्टेप थे। अब इसको पीडीएफ में आप और अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि एक क्वेश्चन पूरा आपको एक साथ शो हो जाए। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, सीक्वेंस में आप समझ लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, छत कैंची के एक असतत संपीडांगों में 2 75 बाई 50 बाई 10 mm कोणी खंडों की लंबी टांगें गजट प्लेट के दोनों ओर संबद्ध हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। आगे लिखा है, गजट प्लेट की मोटाई 12 mm तथा संपीडांग की लंबाई 3000 mm लीजिए। यहाँ पर लंबाई है, प्रभावी लंबाई नहीं दी है, ध्यान से सुनना। आगे लिखा है, संपीडांग की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए यदि यह अपने सिरों पर, यानी यहाँ पर सिरे की कंडीशन भी दे दी, मतलब 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में कहा है 1 रिवेट द्वारा संबद्ध किया गया है और दूसरे पार्ट में कहा है 3 रिवेटों द्वारा संबद्ध किया गया है। तो आपको 2 पार्ट हैं, दोनों को अलग अलग करना है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। और आपको यहाँ पर एफ वाई का मान भी दे रखा है, पराभव प्रतिबल 250 न्यूटन पर mm² हो तो उचित दूरियों पर आबंधन रिवेट लगाए गए हैं। ये ओवरऑल क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देख के इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका कंप्रेशन मेंबर चैप्टर का है, जिसमें कि कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट एंगल दे रखा है, 2 एंगल हैं ये, और दोनों को गजट प्लेट के दोनों ओर लगाया गया है। जैसा डायग्राम ऊपर था वैसा ही बनेगा, दोनों तरफ आपको एंगल लगाने हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी स्टील टेबल पर। सबसे पहले आपको स्टील टेबल देखना है क्योंकि स्ट्रेंथ निकालना है तो आपको कंप्रेशन मेंबर में स्टील टेबल का यूज होगा, इसलिए आपको देखना आना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल दिया है कितना, अनइक्वल एंगल है ये, 75 बाई 50 का है, 10 mm मोटाई में देखना है आपको। तो चलिए देखिए स्टील टेबल से। तो यहाँ पर मैंने पहले ही वैल्यू लिख ली है जो स्टील टेबल की वैल्यू है, आप इनको समझ सकते हैं ध्यान से, ठीक है। आप स्टील टेबल में देखना, अपने से देखेंगे आप इसको, और इसमें वैल्यू क्या क्या है आपको 75 बाई 50 बाई 10 के लिए देखना। तो एरिया दे रखा है सी एक्स एक्स, सी वाई वाई, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई, ये सारी वैल्यू आपको स्टील टेबल से लिख लेनी है। देख लेंगे यहाँ तक इतना। अब जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ 2 एंगल हैं तो एरिया आपको ये है, ग्रॉस एरिया के लिए इसको डबल करना होगा आपको, समझ आया। इसके बाद क्या निकालना है आपको, सिग्मा एसी निकालना। तो सिग्मा एसी के लिए पहले आपको चाहिएगा आर मिनिमम, क्योंकि सिग्मा एसी लैम्डा से निकलता है, लैम्डा एल अपॉन आर मिनिमम होता है। एरिया देखते ही आपको आर मिनिमम निकालना है, और 2 सेक्शन होंगे दोस्तों, तो आर मिनिमम निकालने के लिए आपको आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालना पड़ेगा। ये जो दिया होता है ये सेंटर लक्ष्य के लिए होता है, ठीक है। ये वाला जैसे एंगल है, एंगल का सेंटर लक्ष्य ये है इस एंगल का, तो बाई एक्स पे ये वाला जो आई सी सी कह देंगे, ये इसका आई सी सी एक्स एक्स पे हो गया। तो ये जो वैल्यू दे रखी है इस एंगल के लिए ये वाली वैल्यू दी है, लेकिन हमें निकालनी कौन सी है, एक तो मैंने ये एक्स एक्स वाली निकालनी है ये वाली, और एक हमें मैंने ये वाई एक्स वाली निकालनी है। तो एक्स वाली तो ये बाई पर सिमेट्रिक है तो सेम रहेगी, और बाई वाली हमें एक्स से निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में जो दी है वो ये वाली है I11, यही तो है। इस एंगल का जो सेंटर है यहीं तो होगा, और सेंटर से होगा जो अक्ष जा रही है आई सी सी ये है,
तो ये क्वेश्चन में आपको एंगल के लिए जो वैल्यू दे रखी है ये CC वाली वैल्यू होती है, मैंने अभी आपको बता दिया ये। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये बाई पर सिमेट्रिक है तो इस केस में IXX तो ICC लेंगे और IYY के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ICC प्लस AH²। क्लियर। अब H निकालना है आपको, तो H कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछले डायग्राम में भी बताया, अब यहाँ भी देख सकते हैं। H जो आपका यहाँ से यहाँ तक है ये टोटल, ठीक है, और CYY यहाँ तक है, तो CYY में प्लेट की मोटाई का आधा जोड़ देंगे। CYY की वैल्यू आपने स्टील टेबल से देखी थी, कितनी थी, 13.6 है। इस 13.6 में गजट प्लेट की मोटाई का आधा जोड़ दीजिए, और गजट प्लेट की मोटाई क्वेश्चन में आपको दे रखी है दोस्तों 12 mm, तो 12 का आधा 6 हो गया, तो आप 6 जोड़ देंगे CYY की वैल्यू में। तो CYY की वैल्यू 13.6 थी और इसमें आपने 12 का आधा जोड़ दिया तो 19.6 mm आ गई H की वैल्यू। यहाँ तक समझ आया। अब H निकल गया तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप IYY और IXX निकाल लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे संपूर्ण खंड के लिए, बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, बस ऐसे समझो। तो IXX कैसे निकालेंगे, जो ICC है उसको डबल कर देंगे, 2 एंगल सेक्शन है ना, इसमें डबल कर देंगे। तो ICC कितना है, तो स्टील टेबल से आपने देखा अभी, तो जो आपकी यहाँ पर IXX की वैल्यू लिखी है यही ICC की वैल्यू होती है, इसको डबल कर दीजिए। 62.3 है, 62.3 को हमने डबल किया तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 124.6 सेंटीमीटर की घात 4, ये IXX का मान हो गया। अब पूरे सेक्शन के लिए IYY कैसे निकालेंगे, तो पूरे सेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है आपका ICC प्लस AH², इसको डबल कर देंगे। ICC की वैल्यू फिर से वही स्टील टेबल में जो दी होती है बाई अक्ष के लिए, बाई अक्ष के लिए 21.8 दे रखी है, तो 21.8 हो जाएगा, ICC की जगह रख देंगे इसको हम। तो हमने यहाँ पर ICC की जगह रख दिया 21.8। अब एरिया चाहिए, तो एरिया आपको स्टील टेबल में 1152 दे रखा था mm² में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एरिया है कितना है, 1152 है mm² में, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 11.52 आ जाएगा ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया की जगह हमने 11.52 रख दिया एरिया के प्लेस पे। H की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है, कितनी आई थी, 19.6 mm है ये H, लेकिन हमें चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये 1.96 हो जाएगा, तो 1.96 रख देंगे H के प्लेस पर। हमने यहाँ A की वैल्यू रख दी, H की वैल्यू रख दी। अब इसको टोटल को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आ गया 132.1 सेंटीमीटर की घात 4। X की वैल्यू देखिए कितनी आ रही थी IXX की, तो IXX की वैल्यू आई थी 124.6, IYY की वैल्यू आई है 132.1। तो कौन सा कम है इसमें, X वाला कम है। तो X अक्ष पर जो आपका R का मान होगा वही मिनिमम हो जाएगा। तो R मिनिमम कौन सा होगा इसमें, R मिनिमम हो जाएगा दोस्तों X अक्ष वाला। X अक्ष पर कितना, 23.3 है। फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आपको यहाँ से डायरेक्ट देख करके नहीं ले लेना है कि बाई पर कम है तो हम बाई ले लें, ये डबल एंगल का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें आपको निकालना पड़ेगा अलग से IXX और IYY, उसके बाद ही आप R की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ से देख के तब लिखते जब सिंगल एंगल होता, समझ पा रहे हैं। तो डबल एंगल के केस में आपका IXX कम आया है, तो RXX की जो वैल्यू है 23.3, ये हो जाएगी R मिनिमम की वैल्यू। तो R मिनिमम हो गया हमारा 23.3 mm। अब आपको क्या करना है, R मिनिमम निकल गया, अब आपको लैम्डा निकालना है। अब दोस्तों लैम्डा हम अलग अलग निकालेंगे एंड कंडीशन के अनुसार, 2 पार्ट हैं आपके क्वेश्चन में। R मिनिमम तक तो आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी तरह से। अब इसके बाद एंड कंडीशन के अनुसार पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले पार्ट में दिया था एक रिवेट द्वारा जोड़ने पर, तो जब एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो तो मैंने आपको बताया था असतत कोणीय खंड के लिए जिसमें एक रिवेट पर जोड़ा जाता है तो उस केस में प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर ली जाती है, और वास्तविक लंबाई क्वेश्चन में 3000 mm दे रखी है, तो स्मॉल एल का मान 3000 mm हो गया। और इस केस में परमिजिबल स्ट्रेस जो हम लेते हैं वो 0.8 सिग्मा AC यूज करते हैं, जबकि एक रिवेट लगा रखा हो सिरे पर उस केस में। तो सिग्मा AC निकालने के लिए लैम्डा निकालेंगे L/R मिनिमम से, L का मान 3000 रख दो, R मिनिमम अभी आपने निकाला 23.3 आया है, और दोनों को डिवाइड किया 128.76 आ गया। अब 128.76 किस किस के बीच में आ रहा है, 120 और 130 के बीच में आ रहा है। तो 120 और 130 के लिए आप टेबल से वैल्यू देखेंगे, जिसमें कि Fy 250 आपको क्वेश्चन में दिया था पराभव प्रतिबल, इसके लिए देखना है। तो लैम्डा बराबर 120 और लैम्डा बराबर 130 के लिए सिग्मा AC की वैल्यू कितनी कितनी है, 64 और 57 है, ये आप टेबल से देखना दोस्तों। अब आपको इतनी नॉलेज हो गई होगी कैसे कैसे सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ, ठीक है, और PDF भी दूंगा, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लेना। अब आपको निकालना किसके लिए है, 128.76 के लिए। तो 128.76 के लिए कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे आप, जो ऊपर वाली वैल्यू आई थी पहले इसको लिखेंगे, 64 लिख लिया आपने, फिर दोनों का अंतर जितना आता है 7 आया तो 7 लिख लिया, माइनस कर दिया इसमें से, इनटू में इस पॉइंट को एक स्थान आगे ले जाके लिख देंगे, तो यहाँ पर 0.876 हो जाएगा, ये पूरे को मल्टीप्लाई किया, सिग्मा AC निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं बस आपको एक तरह से ऐसे रीड करा रहा हूँ, ऐसे समझो आप, ठीक है, समझते चलो बस।
अब आपको यहाँ सिग्मा एसी की वैल्यू मिल गई, लेकिन एक रिवेट के लिए जो परमिजिबल स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, तो 0.8 सिग्मा एसी लेते हैं। 0.8 में सिग्मा एसी से गुणा करेंगे जो कि 57.868 आया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू कितनी आ गई 46.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया परमिजिबल स्ट्रेस। और क्या चाहिए, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे, जो स्टील टेबल में एरिया दिया है उसको डबल कर देंगे क्योंकि दो एंगल थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2304 आ गया ये mm स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यानी कि परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू और ग्रेस एरिया की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, किसको, ग्रॉस एरिया को एंड परमिजिबल स्ट्रेस को। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया ये निकल के आ गया 106.65 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, 3 रिवेटों द्वारा जोड़ा गया है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी असतत कोणीय खंड हो वो एक रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है तो L बराबर L लेते हैं, और एक से ज़्यादा हो, 2 हो या 2 से अधिक, कितने भी हों, 3 4 5, 2 से अधिक हो या 2 हो, उस केस में प्रभावी लंबाई L बराबर 0.85 कैपिटल L लेते हैं। और वास्तविक लंबाई जो है कैपिटल L वो क्वेश्चन में आपको 3000 दे रखी है, तो 0.85 का गुणा कर देंगे 3000 में, यहाँ से स्मॉल l आ जाएगा 2550। ठीक है, और परमिजिबल स्ट्रेस इस केस में सिग्मा एसी ही लेते हैं केवल, इसमें आपको 0.8 से गुणा नहीं करना होता है। अब आपको सिग्मा एसी निकालना है तो आप लैम्डा निकालेंगे पहले। लैम्डा कैसे निकालेंगे आप, तो लैम्डा होता है L अपॉन आर मिनिमम। L आपने अभी अभी निकाल लिया, कितना आया 2550, इसमें डिवाइड कर देंगे आर मिनिमम की वैल्यू से, तो यहाँ से लैम्डा आ गया 109.44। इस लैम्डा के लिए आप स्टील टेबल उससे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की टेबल है उस कंप्रेसिव स्ट्रेस की टेबल से देखेंगे सिग्मा सीवीसी की सिग्मा एसी की वैल्यू। अब सिग्मा एसी की वैल्यू देखिए यहाँ से तो कितनी आएगी ये, तो 109 है, ये 109 किसके बीच में आ रहा है, 100 और 110 के बीच में आएगा। 100 के लिए देखेंगे आप FY 250 वाली रो में तो आपको 80 आ रहा है और ये आ रहा है 72, दोनों का अंतर निकाला 8 आ गया। वैल्यू कैसे निकालेंगे, 109.44 के लिए जो ऊपर वाली वैल्यू है 80 इसको लिया, माइनस इसमें से अंतर 8 है 8 ले लिया, यहाँ 4 के आगे पॉइंट ले जाएंगे इसको 9 के पास यहाँ, और कितना हो जाएगा 0.944 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से सॉल्व किया आपने, सिग्मा एसी की वैल्यू आ गई 72.448 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिजिबल स्ट्रेस जब एक से ज़्यादा रिवेट लगे हों सिरे पर, उस केस में सिग्मा एसी को ही परमिजिबल स्ट्रेस कहते हैं। परमिजिबल स्ट्रेस मिल गया आपको यहाँ से। इसके बाद ग्रॉस एरिया चाहिए। ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे, जो स्टील टेबल का एरिया था उसको डबल कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमारा आ गया 2304 mm स्क्वायर, तो ग्रॉस एरिया आ गया, परमिजिबल स्ट्रेस ये थी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये स्ट्रेंथ भी निकाल ली, स्ट्रेंथ आ गई 166.92 किलो न्यूटन। तो आई होप से आपको समझ आ गया होगा, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मैं थोड़ा जल्दी से कवर कर रहा हूँ। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और है बस, एक चौथा है और इसके बाद एक 5वां क्वेश्चन है, बस आप समझते चलिए। मैं आपका काफ़ी टाइम बचा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाएगा, और 10 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए, जबकि मैं आपका एक क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, और इससे ज़्यादा फास्ट में नहीं करा सकता, सो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो तो मैं आपको फिर पार्ट वाइज दूंगा, छोटी कर दूंगा वीडियो को फिर, इसीलिए पूरी वीडियो को देखना आपको बहुत ध्यान से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। अगला क्वेश्चन देखना थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको, चौथा वाला। तो समझते हैं चौथे क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक असतत संपीड़ांक में 2 80/50/6 mm कोणीय खंडों का प्रयोग किया गया है। संरचनात्मक व्यवस्था के कारण कोणीय खंडों को पीठ से पीठ रखते हुए इनकी छोटी टांगें 10 mm गजट प्लेट के एक ही ओर संबद्ध की गई हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही ओर। अभी तक जो हम डायग्राम बना रहे थे वो गजट प्लेट के दोनों ओर एंगल लगा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ओर लगाना है, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें छोटी सी कंडीशन चेंज होगी h की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आगे लिखा है संपीड़ांक की लंबाई 2000 mm है, मतलब यहाँ पर वास्तविक लंबाई दी है, प्रभावी नहीं लिखा है। आगे लिखा है निर्धारित दूरियों पर आबंधन रिवेट लगाए गए हैं। FY आपको 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हुए इस संपीड़न की सामर्थ्य ज्ञात करनी है। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ निकालना है, और इस क्वेश्चन के भी दोस्तों 2 पार्ट हैं, और पहले पार्ट में लिखा है इसमें कि सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, और दूसरे पार्ट में 2 रिवेटों द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे, हम स्टील टेबल में जाएंगे और स्टील टेबल में एंगल देखेंगे कौन सा, 80/50 का। 80/50 मतलब अनइक्वल एंगल होगा ये,
तो अनइक्वल एंगल वाले पोर्शन में जाके आपको 80/50 देखना है। 6 mm मोटाई के सामने जो भी डेटा लिखा हुआ है सारा नोट कर लेंगे, एरिया, CXX, CYY, IXX सब कुछ नोट करना है। तो मैंने यहाँ पहले से ही डेटा नोट कर लिया, आप इसको समझ सकते हैं इजीली। एरिया लिख लिया, CXX, CYY, IXX, IYY, RXX, RYY, ये सब आपको स्टील टेबल से लिखना है खुद से। मैंने स्टील टेबल आपको पहले ही क्वेश्चन में दिखा दी थी, बार बार रिपीट करने में दोस्तों टाइम वेस्ट होगा आपका भी, आप उसे खुद से भी देख सकते हैं इजीली, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले इस डायग्राम की, थोड़ा सा समझेंगे डायग्राम को। यहाँ पर क्या कहा था कि गजट प्लेट के बैक टू बैक एंगल लगा रखे और एक ही ओर जोड़ रखे हैं, मतलब एक एंगल तो ये हो गया, इधर को देखेंगे ध्यान से, एक एंगल सेक्शन तो दोस्तों ये है आपका और दूसरा एंगल सेक्शन ये है ये वाला, और इन दोनों को पीठ से पीठ मिला के रखा हुआ है, गजट प्लेट के एक ही ओर जोड़ दिया। इधर गजट प्लेट है ना, तो दोनों एंगल को एक ही ओर जोड़ रखा है। समझ आ रहा है इतना? अब इसमें मैं कंडीशन क्यों बता रहा था आपको, इसमें सिर्फ इतनी सी कंडीशन याद रखना, जब भी आपका कोई भी दो एंगल बैक टू बैक गजट प्लेट के एक ही ओर लगाए गए हों, तो उस केस में जो H की वैल्यू होती है दोस्तों वो CYY के बराबर होती है। इसको आपको ध्यान रखना है, आप चाहें तो नोट कर लेना इस चीज़ को। जब भी कोई भी दो एंगल गजट प्लेट के एक ही ओर लगे होंगे तो उस केस में H बराबर CYY लेते हैं, जबकि जब अलग अलग लगे हुए थे उस केस में हम H बराबर CYY में प्लेट की मोटाई का आधा भी जोड़ रहे थे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी चीज़ डिफरेंट थी, बाकी सब सेम रहेगा। समझ आ रहा है ना? चलिए अब जल्दी से खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को। इसको देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप इसमें, सबसे पहले निकालेंगे आर मिनिमम। आर मिनिमम निकालने के लिए दो एंगल का क्वेश्चन है तो आपको IXX और IYY निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका y एक्स पर सिमेट्रिक है, और y एक्स पर सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, इसमें IXX तो क्या लेंगे आप ICC के बराबर लेंगे, और IYY ICC प्लस AH स्क्वायर के AH स्क्वायर से निकालेंगे। और H की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू यहाँ CYY के बराबर होगी, और CYY की वैल्यू आप देख सकते हैं स्टील टेबल में 11.6 mm थी, इसका मतलब H आपका कितना आ गया, 11.6 mm हो गया H। यहाँ तक समझ आया? अब चलते हैं पूरे सेक्शन के लिए IXX और IYY निकालने के लिए। तो IXX कैसे निकालेंगे, दो कोणीय खंड थे, दो एंगल के लिए ICC की वैल्यू को डबल कर देंगे। ICC की वैल्यू क्या होती है जो स्टील टेबल में दी जाती है, तो X अक्ष पर ICC कितना 48 दे रखा है सेंटीमीटर की पावर 4 में, तो यहाँ पर IXX निकालने के लिए CC की जगह 48 रख दिया, इसको डबल किया 96 आ गया सेंटीमीटर की पावर 4, ये हो गया IXX की वैल्यू। अब निकालेंगे IYY की वैल्यू। IYY की वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, ICC प्लस AH स्क्वायर लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें क्योंकि दो एंगल हैं। ICC की वैल्यू मतलब जो स्टील टेबल में दे रखी है y एक्स पर, वो हो जाएगी ICC की वैल्यू 14.4, इसको ICC की जगह पर पुट कर देंगे। हमने यहाँ 14.4 रख दिया ICC की जगह पर। अब एरिया चाहिए, एरिया हमें दे रखा है mm स्क्वायर में, 746 दिया है mm स्क्वायर में, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 7.46 आ जाएगा। तो 7.46 हमने एरिया के प्लेस पर रख दिया 7.46। H चाहिए, H अभी आपको बताया था CYY के बराबर है, जो कि कितना था 11.6 था, इस 11.6 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.16 हो जाएगा। तो H की जगह पर हमने रख दिया कितना 1.16, यहाँ पुट कर दिया। अब इस टोटल को कैलकुलेट किया यहाँ से, तो IYY की वैल्यू आ गई हमारी 48.88, IXX आ रहा था 96, तो इसमें कौन सा कम है, इसमें y वाला कम है, मतलब IYY कम आ रहा है। जब IYY कम आ रहा है दोस्तों तो R मिनिमम जो होगा हमारा, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, वो RYY की वैल्यू हम ले लेंगे। RYY की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है RYY 13.9 mm, तो ये हो जाएगी R मिनिमम की वैल्यू। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। मैंने ये तो लिख लिया R मिनिमम, जैसे हम निकालते आ रहे थे अब तक सेम वैसे ही टेबल की हेल्प से ये, लेकिन कुछ बुकों में क्वेश्चंस को ना इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर रखा है, तो किसी को डाउट ना हो इसीलिए, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं कि आप अपने डाउट्स पूछ सकें, हालांकि बाद में आप कमेंट करके पूछ लिया करो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ बुकों में क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर रखा है फॉर्मूले से, कि हमने जो I निकाला है, जो मिनिमम आया था हमारा 48.88, इसको एरिया से डिवाइड करके रूट करके यहाँ से भी आप R निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से जो R निकलेगा और ये टेबल का जो R है, ये दोनों अलग अलग होंगे और आपके आंसर अलग अलग आएंगे, तो इससे बिल्कुल परेशान मत होना, आंसर दोनों ही सही माने जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये आपका जो कंप्रेशन मेंबर चैप्टर है, इसमें डिजाइन के क्वेश्चंस में भी और R जहाँ निकालते हैं वहाँ पर वैल्यू चेंज आ जाती है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप। लेकिन हम जैसे करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करेंगे, अपनी स्टील टेबल की हेल्प से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब स्टील टेबल आपको प्रोवाइड की जाएगी तो हम क्यों यूज करें फॉर्मूला, हमें इसका यूज ही नहीं करना है, हमें तो स्टील टेबल से निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने इस फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें स्टील टेबल दी जाएगी तो स्टील टेबल से हम ले लेंगे। स्टील टेबल नहीं दी जाती तब हम इसका यूज कर सकते थे,
ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। आर मिनिमम निकल गया। अब आर मिनिमम निकल जाने के बाद हमें चलना है एंड कंडीशन पर, क्योंकि दो पार्ट हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पार्ट में दिया था एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो। जब एक रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर होती है। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। और परमिसिबल स्ट्रेस 0.8 सिग्मा AC होती है। तो L की वैल्यू तो जो आपको वास्तविक लंबाई दी थी 2000 mm, ये हो गई स्मॉल l की वैल्यू, ठीक है। लैम्डा निकालेंगे सिग्मा AC के लिए, L/R मिनिमम होता है। L की वैल्यू 2000 रख दी, R मिनिमम अभी आपने निकाला 13.9 आया था, दोनों को डिवाइड किया 143.88 हो गया ये, ठीक है। अब 143.88 के लिए आपको निकालनी है सिग्मा AC की वैल्यू। तो 143 किसके बीच में आता है? 140 और 150 के। तो 140 और 150 को देखना है आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस वाली टेबल में। लैम्डा बराबर 140 और लैम्डा बराबर 150। सिग्मा AC की वैल्यू देखेंगे आप 250 FY का मान दिया था 250 FY वाले कॉलम में। वहाँ पर आप देखेंगे तो 140 के सामने लिखा है 51 और 150 के सामने 45। इन दोनों को लिख लिया, दोनों का अंतर निकाला, 6 अंतर आ गया दोनों का, ठीक। अब सिग्मा AC कैसे निकालेंगे? सिग्मा AC निकालने के लिए आपको जो ऊपर वाली वैल्यू है 51 लिख देंगे, माइनस जितने का अंतर है 6 लिख दिया, गुणा में ये जो है पॉइंट इसको एक स्थान आगे ले जाकर यहाँ लगा देंगे तो 0.388 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से सिग्मा AC आ जाएगा 48.672 न्यूटन पर mm²। हमें निकालना है परमिसिबल स्ट्रेस। तो एक रिवेट जब लगा होता है सिरे पर तो उस केस में परमिसिबल स्ट्रेस जो आती है वो 0.8 सिग्मा AC आती है। 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा AC की वैल्यू से तो यहाँ से 38.94 न्यूटन पर mm² आ जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू। दूसरा क्या चाहिए? ग्रॉस एरिया चाहिए। ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे? जो भी स्टील टेबल में आपको एरिया दिया है उसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये 2 एंगल सेक्शन का क्वेश्चन है। 2 एंगल सेक्शन थे, 746 एरिया दिया है स्टील टेबल में, इसको डबल किया तो 1492 mm² आ गया यहाँ से ग्रॉस एरिया, ठीक है। अब ये आपकी परमिसिबल स्ट्रेस है, ये ग्रॉस एरिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, ग्रॉस एरिया 1492 रख दिया और परमिसिबल स्ट्रेस 38.94 रख के दोनों को कैलकुलेट किया, 58.09 किलो न्यूटन आ गया ओवरऑल सॉल्व होके ये आंसर। पार्ट 1 क्लियर हो गया इसका। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं जल्दी से। देखिए पार्ट 2 में क्या है, 2 रिवेटों द्वारा जोड़ने पर, जब 2 रिवेटों द्वारा जोड़ते हैं दोस्तों तो इस केस में मैंने आपको बताया था जो प्रभावी लंबाई लेते हैं 0.85 L लेते हैं। 0.85 L का मान 2000 है, दोनों को गुणा करेंगे 1700 mm आ गया, ठीक। परमिसिबल स्ट्रेस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? परमिसिबल स्ट्रेस इसमें सिग्मा AC ही होती है जब 2 रिवेट लगे हो तो, मतलब एक से ज़्यादा कितने भी रिवेट लगे हो परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा AC ही रहेगी। प्रभावी लंबाई 0.85 L रहती है, ठीक है। अब लैम्डा निकालना पड़ेगा पहले आपको। लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे आप? L/R मिनिमम लगाएंगे। L की वैल्यू कितनी आई है? 1700 mm आई है। 1700 को R मिनिमम की वैल्यू जो कि 13.9 है इससे डिवाइड कर दीजिए तो 122.30 आ रहा है ये। अब 122 किस किस के बीच में लाई करेगा? 120 और 130 के। तो 120 और 130 को आप फिर से कंप्रेसिव स्ट्रेस वाली टेबल में देख के सिग्मा AC निकालेंगे। तो हमने टेबल में देखा तो लैम्डा बराबर 120 के लिए सिग्मा AC 64 है और 130 के लिए 57 है। दोनों का अंतर लिया, 7 आया दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस को निकालने के बाद आगे आप निकालेंगे सिग्मा AC। कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली जो वैल्यू है 64 इसे ले लेंगे, माइनस में जो अंतर आया है इसे लिखेंगे, गुणा में इस पॉइंट को एक स्थान आगे ले जाके आगे का पूरा 0 कर देते हो, 0.230 आ जाएगा। ये सबको मल्टीप्लाई किया यहाँ से, इसकी वैल्यू आ गई 62.334 न्यूटन पर mm²। सिग्मा AC निकल आया। तो परमिसिबल स्ट्रेस एक से ज़्यादा रिवेट लगे हो तो उस केस में सिग्मा AC ही होता है। इसको हमने सिग्मा AC लिख दिया परमिसिबल स्ट्रेस को। ग्रॉस एरिया निकाला तो जो एरिया स्टील टेबल में दिया उसको डबल कर दिया, 2 एंगल थे इसलिए। अब इसका परमिसिबल स्ट्रेस का और ग्रॉस एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ से तो हमारी वैल्यू सॉल्व होकर आ गई है 93 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन आप इजीली समझ सकते हैं खुद से, इतने समझदार हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये बीम का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एक ISWB 550 @112.5 kg/मीटर ये बीम है दोस्तों। और मैंने आपको जब सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर इसका नाम भी बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम होती है ये 550 इसकी टोटल डेप्थ होती है और यहाँ इसका ये वेट होता है 112.5 kg/मीटर। इसका प्रयोग स्तंभ के रूप में किया गया, मतलब कॉलम के रूप में इसका यूज किया गया है और इसकी प्रभावी लंबाई आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले दे रखी है 6 मीटर है। अब पराभव प्रतिबल जो Fy होता है वो 260 दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको लेते हुए स्तंभ की सामर्थ्य निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई पार्ट नहीं इसका, एक ही क्वेश्चन है सिंपल सा और इसमें भी आपको प्रभावी लंबाई पहले से ही दे रखी, निकालनी भी नहीं है।
तो आपको मेनली बस आर मिनिमम निकालना है। आर मिनिमम निकाल के लैम्डा निकाल देना है और लैम्डा को 260 वाले टेबल में देख के सिग्मा एसी निकालेंगे। सिग्मा एसी का गुणा आपको इस स्टील टेबल से जो एरिया आएगा उसके साथ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बीम का स्टील टेबल अगर आपको देखना नहीं आता तो मैं इसका आपको अभी दिखा दूंगा कि बीम में स्टील टेबल से वैल्यू कैसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टील टेबल पर ही चलते हैं, जिसमें कि हमें अपनी बीम को देखना है। बीम का नाम है ISWB 550 और इसका वेट है 112.5। तो आपको ध्यान रखना क्या नाम है बीम का, ISWB 550, ISWB 550 और वेट है 112.5। इसको देखिए स्टील टेबल में, एक बार दिखा देता हूँ, बस लास्ट है ये। ठीक है, ISWB। तो आ चुके हैं दोस्तों हम स्टील टेबल पर, और स्टील टेबल में हम चलेंगे पहले बीम वाले सेक्शन पर। बीम को देखते हैं, नीचे वाला सबसे लास्ट सेक्शन होगा बीम का। यस, ये आ गया रोल्ड स्टील आई बीम। अब बीम वाले सेक्शन में देखना, हमारी बीम का नाम क्या था, ISWB। तो ISWB देखिए आप, यहाँ से शुरू होता है ये बीम का सेक्शन, JB है ये, ISJB। हमें देखना है WB, सबसे नीचे होगा WB। तो यस, यहाँ आ गया ISWB। ये रहा ISWB में हमारे क्वेश्चन में दिया था 550। तो ISWB 550 दो, तो ये है यहाँ पर सेकंड नंबर पर ISWB 550, जिसका वेट दे रखा था एट द रेट में आपको 112.5 दे रखा था ना ये। तो इसको देखना है आपको, इसको। अब इसकी सीध में आप जो डेटा आपको चाहिए वो ले लीजिए। एक तो आपको एरिया चाहिए, तो एरिया तो ये हो गया तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं किस नंबर पर कौन सी चीज़ है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, जहाँ बीम सबसे पहले लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है पहले से कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो जो तीसरे नंबर वाला है, यानी कि सेकंड जो रो है, वेट के तुरंत बाद वाला, ये तो एरिया हो गया। ठीक, इसके बाद क्या चाहिए, एरिया के बाद हमें आर और चाहिए जो मिनिमम होगा। तो आर आपका 11 और 12वें नंबर पर लिखा हुआ है, इसमें 11-12 पे, मतलब एरिया के बाद यहाँ पर जो 11-12 नंबर पर है ना, यहाँ पर लिखा है आपका आर की वैल्यू, RXX और RYY, इन दोनों को ले लेंगे। 3 वैल्यू लेंगे सिर्फ, कौन कौन सी, तीसरे नंबर वाली और एक 11-12 पर। तो आप चलिए अपनी वाली बीम पर और वहाँ देख लीजिए तीसरे और 11-12वें नंबर पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो तीसरे और 11-12 पर देखना है हमें सेक्शन को। ये है हमारी बीम। तो तीसरे नंबर पर तो क्या लिखा है, एरिया। इसमें देखिए, इसमें तीसरे पे एरिया कितना हो गया, 14334, ये तो ले लेंगे हम एरिया से। उसके बाद 11-12 पे देख लीजिए RXX और RYY। तो ये हो गया ये वाला जो लिखा हुआ है 228.6 और 51.5। ये 3 वैल्यू मेन है, बस इन 3 वैल्यू को ले लीजिए। आपका माने आप XXYY, IXX, IYY भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 वैल्यू हैं जो आपको लेनी है। तो स्टील टेबल से आप इतना देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पर, इन वैल्यूज को हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको स्टील टेबल से वैल्यू दिखा दी ISWB 550 के लिए। एरिया कितना बताया था, 14334 mm² ले लिया। यहाँ मैंने IXX और IYY भी नोट कर दिया है, बाकी ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन हमने लिख लिया है फिर भी। ठीक है, और RXX और RYY ये आ गया 288.6 और 51.5 mm। इतना समझ आ रहा है। अब आप यहाँ से देखें तो इन दोनों में IXX और IYY में IYY कम है आपका, तो इसका मतलब RYY कम होगा। और यहाँ आपको देखना भी नहीं, क्योंकि सिंगल सेक्शन है एक अकेला, तो अकेले सेक्शन में आपका R जो कम होगा वही ले लेंगे। तो यहाँ पर R कौन सा कम है, Y वाला कम है, जो कि 51.1 mm है। तो ये हो जाएगी हमें R मिनिमम की वैल्यू। समझ आ रहा है इतना। तो R मिनिमम कितना हो गया हमारा, 51.1 हो गया। R मिनिमम पता चल गया, तो हम यहाँ से लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा कैसे निकालते हैं, L/R मिनिमम। L क्वेश्चन में आपको दे रखा था 6 मीटर, प्रभावी लंबाई करके दिया था। 6 को हम 6000 लिख देंगे, बट्टे में R मिनिमम की वैल्यू रख दी। यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया, लैम्डा आ गया 117.42, 117.42 आ गया लैम्डा। अब इसको देखना है आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस वाली टेबल में, और उसमें भी क्वेश्चन में आपको FY का मान 260 दिया है। तो 260 वाली रो में आप देखेंगे, 260 वाली रो में 117.42 के लिए, तो 117 किसके बीच में आएगा, 110 और 120 के लिए। तो 110 और 120 के लिए हम देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस की टेबल में, तो वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा सिग्मा AC की वैल्यू 260 वाले में देखना है 73 होगी, और 120 के लिए 64 होगी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 9 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इतना निकालने के बाद आपको निकालना है 117.42 के लिए। क्या करेंगे आप, यहाँ से जो भी आपकी ज़्यादा वाली वैल्यू है 73, इसको लिखेंगे, माइनस कर देंगे, 9 अंतर था 9 लिख दिया, गुणा कर देंगे इस पॉइंट को आगे ले जा करके। अब तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो 0.742 आ जाएगा ये। इसको हमने कैलकुलेट किया टोटल को यहाँ से, तो यहाँ से सिग्मा AC की वैल्यू कितनी आ गई, 66.322 न्यूटन पर mm²। यही हमारी परमिजिबल स्ट्रेस हो जाएगी, सिग्मा AC की वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें कोई रिवेट तो लगा नहीं रखे सिरों पर, कोई कंडीशन नहीं है, सीधे सिग्मा AC की जो वैल्यू है वही परमिजिबल स्ट्रेस होगी। और जो हमारा एरिया निकला है स्टील टेबल से वो ग्रॉस एरिया होगा। तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, ग्रॉस एरिया ले लिया स्टील टेबल वाला, और जो हमने अभी सिग्मा AC निकाला ये ले लिया
सिग्मा AC की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू निकाल दी, तो ये आ गया न्यूटन में। तो देखिए कितना आ रहा है ये 950,660 न्यूटन, ये न्यूटन में था। इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लिया हमने तो 960.6 किलो न्यूटन आ गया। ये था दोस्तों इसका आंसर, छोटा सा क्वेश्चन था बट आपको समझ आ गया होगा इजीली, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे दोस्तों आज के लिए। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है बट मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने की कोशिश की है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस थे पहले क्वेश्चन को लिखा है, फिर उसको सॉल्व किया है, आपको समझाया है, PDF बनाया है, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि जब मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ तो आप सबके लिए कर रहा हूँ, तो आप सबकी हेल्प होना ज़रूरी है। आपके एग्जाम काफ़ी नियर हैं दोस्तों, तो मेहनत करते रहिए। और फिर मिलते हैं इसके बाद अगले पार्ट में, कंप्रेशन मेंबर का पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, उसमें मिलेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के बाद आपको स्ट्रेंथ निकालने में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ निकालने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, स्टील टेबल देखना भी सिखा दिया है। स्टील टेबल का और कंप्रेसिव स्ट्रेस की टेबल का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। एग्जाम में आपको दी जाएंगी दोनों टेबल, क्लियर। आई होप सो आप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको अगला पार्ट भी इसका सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों। फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।